हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेटो को कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं। प्लेटो का पार्ट 3 होगा ये। ठीक है, पार्ट 3 होगा जो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के ऊपर यह वीडियो बनने चल रहा है। ठीक है, तो इस जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वही प्लेटो के संपूर्ण विचारों का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा सकता क्योंकि पीडीएफ मैं आपको तभी प्रोवाइड कराऊंगा जब ये कंप्लीट जो है हमारा यूनिट सॉरी ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको पीडीएफ या इसकी प्लेटो की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक एक करके जैसे जैसे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो के संपूर्ण विषय का यह सार है। ये बात एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय है। ठीक है, प्लेटो की बुक का नाम क्या है, रिपब्लिक है। एक तो पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इस रिपब्लिक का जो मेन थीम है, ठीक है, मेन थीम का नाम क्या है, जस्टिस है। ठीक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है इसका जो मेन थीम है वो थीम किससे संबंधित है, जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, रिपब्लिक का उप शीर्षक जिसे कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, रिपब्लिक का उप शीर्षक जो है वो कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित है। तो ये चीजें क्या करना है, आपको स्टार बना लेना है जो जो चीजों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, द सब टाइटल ऑफ द रिपब्लिक इज कंसर्निंग जस्टिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नैतिकता का लक्षण पाया जाता है, वैधानिकता का नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, अब यहीं से आपसे गलती क्या करवाता है एग्जामिनर कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नैतिकता और वैधानिकता दोनों का लक्षण पाया जाता है, तो नहीं। ठीक है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नैतिकता का लक्षण पाया जाता है, वैधानिकता का नहीं। ठीक है, यानी कि प्लेटो ने जो न्याय की स्थापना की बात की वो नैतिक कर्तव्यों के माध्यम से स्थापित होगी, किसी कानून के माध्यम से नहीं। प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरलिटी नॉट लीगली। ठीक है, नॉट लीगलिटी। अब देखिए न्याय का मतलब क्या होता है यूनानी भाषा में। ठीक है, न्याय का ग्रीक भाषा में या ग्रीक पर्याय क्या बोलते हैं इसके, डिकायोजीनिया। ठीक है, डिकायोजेनिया या फिर डिकायोशून, है ना, कुछ भी आ जाए दोनों शब्द में से। आपको इतना याद रखना है कि डिकायोशून या डिकायोजेनिया, है ना, जो कि यह न्याय से ज्यादा बड़ा शब्द माना जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है कि ग्रीक भाषा में न्याय को क्या बोला गया है, दिकायोशून या दिकायोशून। आप जो भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसको बोल सकते हो, है ना, बट आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पकड़ बना के रखनी है अपनी। ठीक है, अब देखिए डिकायोशून का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है न्यायोचित, जो जस्टिसफुल हो, नीति परायणता, ठीक है, जो मॉरलिटी पे डिपेंड हो, या नैतिकता। ठीक है, डिकायोशून का मतलब है न्यायोचित, जो न्याय से संबंधित हो, जो नीति और कर्तव्यों पर आधारित हो, जो नैतिकता पर आधारित। ठीक है, तो आपको अब इसमें इस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो भी बता देता हूं एक बार। आप स्टार बना लें चाहे तो उसको, और चाहे तो आप पीडीएफ का वेट कर सकते हैं। पीडीएफ तो फिलहाल अभी टाइम लग जाएगा क्योंकि 2 3 4 दिन में ये पूरी टॉपिक कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, ये वाले 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, कंसर्निंग जस्टिस है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नैतिकता का लक्षण पाया जाता है, वैधानिकता का नहीं। ये बात ध्यान रखना है, खास करके वैधानिकता का नहीं। ठीक है, अब न्याय को ग्रीक भाषा में क्या बोला गया है, डिकायोजेनिया या डिकायोशून। इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, अब देखिए प्लेटो की एक खास विशेषता है कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया, उस न्याय के सिद्धांत को देने से पहले उसने कुछ विचारों का, कुछ मतों का, जो प्लेटो से पहले चले आ रहे थे, उनका क्या किया, प्लेटो ने खंडन किया, है ना। चलिए देखते हैं, प्लेटो अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले कुछ निम्नलिखित प्रचलित पूर्व मतों का खंडन करता है, अर्थात वह सर्वप्रथम वह किसका खंडन करता है, सोफिस्टों द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया था उसका खंडन करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सोफिस्ट कौन है ये, है ना।
सोफिस्ट क्या थे? एक टीचर थे, ठीक है। सोफिस्ट एक शिक्षक थे जो भ्रमण करते थे, एक देश से दूसरी जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह ये जाते थे और शिक्षाएं देते थे लोगों को, और शिक्षा के बदले ये लोगों से पैसा लेते थे, ठीक है। इन्हीं को सोफिस्ट बोला गया। अब देखिए, सोफिस्ट व्यक्तिवादी थे, ठीक है। इनकी मान्यताओं व्यक्तिवाद में थी इनकी मान्यताएं। सोफिस्ट जो थे भौतिकवादी थे, ये भौतिक वस्तुओं, ये भौतिक संसार में विश्वास करते थे, और यह अनिश्वरवादी भी थे, ठीक है। यह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, साथ ही साथ यह मानवतावादी और सापेक्षवादी थे। इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। द सोफिस्ट वर इंडिविजुअलिस्ट, मटेरियलिस्ट एंड एथेइस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड रिलेटिविस्ट। तो आपको सोफिस्ट के बारे में थोड़ी चीजों को जानना है, बट इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सोफिस्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। बस कभी कभी अगर टीजीटी के एग्जाम में या DSSB के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो वहां पे कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोफिस्टों ने जो मत दिया था, सोफिस्टों ने जो न्याय सिद्धांत दिया था, उसका जो है प्लेटो ने खंडन किया है, ठीक है। तो सोफिस्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। अब देखिए, सोफिस्ट कौन कौन से थे? सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन। न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं, उन तीनों की ही एक ही समान विशेषता है, और वह यह है कि ये न्याय को क्या मानते हैं? बाह्य मानते हैं, व्यक्तिगत मानते हैं, कृत्रिम मानते हैं और परिवर्तनशील मानते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है कि सोफिस्टों के अनुसार निम्नलिखित में से न्याय के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, ठीक है। तो आपको सही गलत में क्या क्वेश्चन दिया जाएगा कि सोफिस्टों ने न्याय को क्या माना है, ठीक है। सोफिस्टों ने न्याय के सिद्धांत को क्या माना है? इन्होंने बताया कि न्याय बाह्य है, ठीक है, आउटर है, न्याय जो है व्यक्तिगत है ना, कृत्रिम है न्याय, और न्याय क्या होता है? हमेशा परिवर्तनशील होता है। ऐसी मान्यता किसकी थी? सोफिस्टों की थी। इन्हीं मान्यताओं को प्लेटो ने क्या कर दिया है? नकार दिया है। प्लेटो ने बोला न्याय बाह्य नहीं होता, बल्कि न्याय क्या होता है? जस्टिस जो होता है वो इंटरनल आता है, ठीक है। न्याय कृत्रिम नहीं होता, ठीक है। न्याय क्या होता है? प्राकृतिक होता है, न्याय बदलता नहीं है। तो प्लेटो ने जो सोफिस्टों की मान्यताएं थी कि न्याय जो है बाहरी है, न्याय व्यक्तिगत होता है, यानी व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग वो न्याय को एक्सेप्ट कर लेता है, न्याय को बना देता है, न्याय परिवर्तनशील है, इन सब मान्यताओं को प्लेटो क्या करता है? सिरे से खारिज कर देता है। अब देखिए, इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर्वस्तु मानता है, ठीक है। अब प्लेटो के बारे में ये सब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। प्लेटो न्याय को क्या मानता है? आत्मा की अंतर्वस्तु मानता है, पहला पॉइंट आपका बन सकता है। और इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोणों को क्या कर देता है? वो अस्वीकार कर देता है। कौन कौन से दृष्टिकोण? जो सिफालस, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमेकस ने दिया था कि न्याय क्या है? बाह्य है, व्यक्तिगत है, कृत्रिम है और परिवर्तनशील है। ऑन द कंट्रेरी, प्लेटो considers justice to be the inner content of the soul and on this basis rejects these three views, ठीक है। ये जो तीनों व्यू थे उनको प्लेटो ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर देता है प्लेटो, ठीक है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की क्या है? प्राकृतिक मांग है। तो ये क्या है? प्लेटो का कोटेशन है। प्लेटो सेज दैट जस्टिस इज द proper state of the human soul and the natural demand of the human nature। तो ये कोटेशंस आपको याद रखनी है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? मानव की आत्मा की अंतर्वस्तु है, मानव की आत्मा की जो डिमांड करता है, मनुष्य अपने अंतरात्मा से जो चीजों को समझता है, उसे ही प्लेटो ने क्या बोला है? न्याय बोला है। चलिए, तो अभी प्लेटो के न्याय के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट प्लेटो के न्याय को पढ़ने से पहले हम सोफिस्टों के क्या मत थे, ठीक है। सोफिस्टों ने न्याय के ऊपर क्या विचार दिए हैं, उनको भी तो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। सोफिस्टों का न्याय का सिद्धांत क्या है? सोफिस्ट वही शिक्षक थे जो घूम घूम कर शिक्षाएं प्रदान करते थे और शिक्षा प्रदान करने के बदले में लोगों से पैसा लेते थे, ठीक है। अब देखिए, सोफिस्टों के समय में न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे, ठीक है। न्याय के कितने सिद्धांत प्रचलित थे? 3 सिद्धांत, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला न्याय का परंपरागत सिद्धांत था, फिर दूसरा न्याय का उग्रवादी या आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत,
तीसरा है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत या कार्यकारण सिद्धांत। ठीक है, तो ये तीन सिद्धांत सोफिस्टों के समय में प्रचलित थे, या कह लें कि प्लेटो के समय में ये तीन सिद्धांत प्रचलित थे। इन्हीं तीन सिद्धांतों का प्लेटो खंडन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला देखिए, न्याय का परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है। इसके समर्थक कौन है, तो इसके समर्थक हैं सेफालस और उसका पुत्र पॉलीमार्कस। ठीक है, कभी कभी टीजीटी, यूपी टीजीटी हो गया है ना, और DSSB, या फिर आप किसी अदर स्टेट के पीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने परंपरागत न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है, तो सेफालस और उसका बेटा पॉलीमार्कस। ठीक है, अब देखिए सेफालस क्या कहता है। सेफालस कहता है सत्य बोलना और अपना कर्ज चुका देना ही न्याय है। तो न्याय का परंपरागत सिद्धांत, न्याय का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, इन तीनों मान्यताओं को प्लेटो ने क्या कर दिया है, नकार दिया है। ठीक है, इन तीनों मान्यताओं को प्लेटो ने नकारा है। क्यों नकारा है, क्योंकि देखिए सेफालस कह रहा है कि न्याय का मतलब क्या है, सत्य बोल देना और अपना कर्ज चुका देना ही न्याय है। फिर अब प्लेटो इसका कैसे विरोध करता है। प्लेटो कहता है कि मान लो आपका फ्रेंड है, ठीक है, एक कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको क्या देता है, आपको एक पिस्टल देता है। ठीक है, पिस्टल देता है, जब उसकी सिचुएशन, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, आपको एक पिस्टल देता है कि आप ये पिस्टल रख लो। कुछ दिनों के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वह पागल हो जाता है और वो आपके पास जाता है, कहता है कि आप मेरी पिस्टल वापस कर दो। तो क्या आपके पास जो पिस्टल के रूप में उसका कर्ज रखा है आपने, क्या उसका कर्ज चुका देना या उसकी पिस्टल को वापस कर देना क्या न्याय है। तो प्लेटो कहता है यह न्याय नहीं है, क्योंकि मूर्ख और पागल व्यक्ति को पिस्टल दे देना क्या होगा, वो तो पब्लिक को मारेगा जाकर के, है ना। तो प्लेटो कहता है ये न्याय नहीं है। फिर आगे देखिए पॉलीमार्कस क्या बोलता है। न्याय जो है प्रत्येक मनुष्य को वह देने में जो उसके लिए उचित है, यही न्याय है। ठीक है, यानी हर मनुष्य को वह दिया जाना चाहिए जो उसके लिए क्या है, उचित है। पॉलीमार्कस क्या है, न्याय की यह परिभाषा देता है। तो पॉलीमार्कस और सेफालस, ठीक है, दोनों की मान्यताओं को क्या करता है, प्लेटो नकार देता है। अगर हम सामान्य बात भाषा में बोलें तो मित्रों की भलाई व शत्रुओं की बुराई ही न्याय है। किसके अनुसार, न्याय के परंपरागत सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है, न्याय के परंपरागत सिद्धांतों के अनुसार मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई ही न्याय है। अब देखिए प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, न्याय सबके लिए एक समान होता है, चाहे उसमें शत्रु आए हों चाहे उसमें मित्र हो। ठीक है, प्लेटो न्याय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। प्लेटो कहता है कि अगर मेरा मित्र है, ठीक है, उसने कोई अपराध किया है ना, अगर उसने किसी का मर्डर किया है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि मेरे दुश्मन ने किया है। ठीक है, दुश्मन और मित्र में न्याय करते समय प्लेटो कहता है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि न्याय का परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है, मित्र जो है हमारे साथ, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो, जो हमारे दुश्मन है उनके साथ दुश्मनी का व्यवहार करो, यही क्या है, भलाई है, यही न्याय है। चलिए अब देखते हैं न्याय का आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके समर्थक कौन है, थ्रेसिमिकस, पहला पॉइंट। फिर थ्रेसिमिकस कहते हैं शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। ये इंपॉर्टेंट है, नेट में तो फिलहाल मैचिंग के लिए कभी आया हुआ होगा, लेकिन पीजीटी के एग्जाम में ये आया हुआ है, यूपी पीजीटी या फिर आप बीपीएससी की तैयारी खास करके। ठीक है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब छोटे छोटे कोटेशंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं चीज़ों को इनपुट में ऐड कर देता हूँ इसमें, कि कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी ना, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, वो सब के लिए आपका एक ही वीडियो में काम चल जाएगा। ठीक है, अलग से आपको कोई कोर्स नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसमें थ्रेसिमिकस बोलता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो जो आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल जो सिद्धांत है, ये कार्ल मार्क्स से इसकी साम्यता रखता है। ठीक है, यानी कार्ल मार्क्स ने बोला कि न्याय को अगर हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल क्रांति करनी पड़ेगी। रेडिकल क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का अंत करना है। पूंजीवाद के अंत के पश्चात ही हमें क्या मिलेगा, जब पूंजीवाद का विनाश होगा तभी वास्तविक रूप में न्याय की स्थापना हो पाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स बोलता है। ठीक है, अब देखिए एक फोस्टर, एक थिंकर है, फोस्टर कहते हैं थ्रेसिमिकस का न्याय का यह सिद्धांत मार्क्स के दर्शन के अंतर्गत पुनर्जीवित हुआ है। ठीक है,
तो कभी कभी इस तरीके से कोटेशन आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस तरीके का कोटेशन क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, चलिए, अन्याय जो है न्याय से अच्छा होता है, ऐसा कौन बोलता है? न्याय का उग्रवादी सिद्धांत कहता है कि अन्याय जो होता है वो न्याय से अच्छा होता है। शासक का हित ही क्या है? न्याय है। ठीक है, जो हमारा शासक है उसका हित होना चाहिए, तभी न्याय होगा। प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का अगर कल्याण नहीं भी हो रहा है, शासक का कल्याण अगर हो रहा है, तब भी क्या है? न्याय हो रहा है समाज में। ठीक है, शक्तिशाली कानून बनाता है और कमजोर ये जो प्रजा होती है वो क्या करती है? उसका दंड के भय से पालन करती है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? इसी को न्याय का रेडिकल सिद्धांत या उग्रवादी या अमूलवादी सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है। इसके समर्थक कौन है? ग्लूकॉन और एडिमेंट्स। ठीक है, इनके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय अनुसार यह बदलती हुई परंपराओं पे न्याय भी क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, जैसे यथार्थवाद कहता है कि जैसे समय परिस्थितियां होनी चाहिए वैसे हमें निर्णय लेना चाहिए, तो यथार्थवादी सिद्धांत को जो मानने वाले विचारक हैं या फिर न्याय के यथार्थवादी सिद्धांतकारों का मानना है कि न्याय क्या है? कोई शाश्वत न्याय का कोई नियम नहीं होता। ठीक है, न्याय कोई परमानेंट नियम नहीं है, परमानेंट कोई रूल नहीं होता। यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है? न्याय हमारा जस्टिस चेंज होता रहता है। ठीक है, देखिए न्याय क्या है? भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। अब देखिए न्याय जो है हॉब्स से साम्यता रखता है। ठीक है, यथार्थवादी जो न्याय का सिद्धांत देते हैं इसमें हॉब्स से साम्यता रखा गया है। इसमें हॉब्स से साम्यता का क्या मतलब है कि देखिए, अब हॉब्स ने क्या किया? हॉब्स के सामाजिक समझौते में सभी लोग क्या थे? प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे से भयभीत थे। ठीक है, कभी भी एक दूसरे की कोई भी जान ले सकता था। तो इसी डर से लोगों ने क्या किया? इसी भय के कारण लोगों ने एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने की बात की या न्यायपूर्ण संस्था की बात की। उस संस्था का नाम क्या था? लेवियाथन था। ठीक है, जो क्या करेगा? जो हमारे अधिकारों की, हमारे जीवन की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो हॉब्स के कहीं ना कहीं विचारों से ये यथार्थवादी या फिर कार्यकरण के सिद्धांत क्या है? साम्यता रखते हैं। ठीक है, इन दोनों का तर्क था कि व्यक्ति अपनी इच्छा से न्यायपूर्ण नहीं होते बल्कि आवश्यकता के कारण न्यायपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए जब तक लोगों को प्राकृतिक अवस्था में, हॉब्स कहता है, जब तक लोगों को यह भय नहीं लोगों के अंदर आया कि हमारी जान खतरे में है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तब तक लोगों ने सामाजिक समझौता नहीं किया। जैसे ही लोगों को एहसास होता है कि हमारा जान, हमारे प्राणों की सुरक्षा क्या है? हमेशा खतरे में है, तब लोगों ने समझौता किया भय के कारण, और उन्होंने समझौते के माध्यम से एक लेवियाथन का निर्माण किया, एक निरंकुश राज्य का निर्माण किया जो उनके अधिकारों, उनके प्राणों, उनके जीवन की सुरक्षा करेगा। अब देखिए हॉब्स के सामाजिक समझौते का कारण भी मृत्यु का भय तथा जीवन की रक्षा की आवश्यकता थी। ठीक है, तो जो न्याय की यथार्थवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं इनका भी ये मानना था कि न्याय क्या है? न्याय एक कृत्रिम वस्तु होती है जो समय के अकॉर्डिंग बनती है। जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने बना लिया, और हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हमने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ऐसी मान्यता इनकी है। सोफिस्ट की थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसमें ट्रेडिशनल, रेडिकल और प्रैग्मेटिक या रियलिस्टिक थ्योरी आती है। इसमें सपोर्टर वही सेफालस और उसका बेटा पॉलीमार्कस है। सारी चीजों को इसमें आप, मैंने समझा दिया है, आप नोट्स में देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो हमारा मेन मोटिव है कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत अब यहाँ से वास्तविक रूप में शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत दो भागों में विभाजित है। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कितने भागों में विभाजित है? दो। पहला क्या है? व्यक्ति से संबंधित न्याय है। दूसरा प्लेटो कहता है राज्य से संबंधित न्याय। ठीक है, प्लेटो का न्याय कितने भागों में डिवाइड है? पहली चीज आपको समझना है कि दो भागों में। पहला व्यक्ति से संबंधित न्याय, दूसरा राज्य से संबंधित न्याय या समाज से संबंधित न्याय। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। प्लेटो का व्यक्ति से संबंधित न्याय पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्लेटो राज्य से संबंधित न्याय के बारे में क्या कहता है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है।
ना कि कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है। तो कथन और कारण में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। जब तक आप डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को हमेशा गलत करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, कानूनी अवधारणा के रूप में नहीं है, ये पहले ही आपने देख लिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसीलिए न्याय का आधार क्या है? प्लेटो न्याय का आधार क्या मानता है? कर्तव्य को पालन बताता है। ठीक है, प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय की स्थापना तब होगी जब हर व्यक्ति, ठीक है, जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो उस कर्तव्य का पालन करेगा, तभी समाज में न्याय की स्थापना होगी। आपको देखिए यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लेटो कहता है कि प्लेटो का न्याय कैसा है? कर्तव्य पर आधारित है, कर्तव्य पर आधारित है। अब देखो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, है ना, पहली बात प्लेटो व्यक्ति को तीन भागों में बांटता है। एक व्यक्ति वह होगा जो राजा होगा, दूसरा व्यक्ति वह होगा जो सैनिक होगा, तीसरा व्यक्ति वो होगा जो उत्पादन कार्यों में लगा होगा, यानी उत्पादक होगा। ठीक है, प्लेटो कहता है कि इन जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, इन हर व्यक्तियों के क्या हैं? अपने अपने कर्तव्य हैं, है ना। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है, राजा अपने कर्तव्यों का पालन करे, सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और उत्पादक जो है अपने कर्तव्यों का पालन करे, ठीक है, तो क्या होगा? तो न्याय की स्थापना अपने आप आधारित हो जाएगी, क्योंकि प्लेटो कह ही रहा है कि न्याय की स्थापना अगर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्लेटो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो समाज में क्या होगा? समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर जो है उत्पादक वर्ग जो है सैनिक वर्ग के कार्यों में इंटरफेयर करने लगे अपना कर्तव्य ना करके, और सैनिक वर्ग जो है राजा के कार्यों में इंटरफेयर करने लगे, जो इसका कर्तव्य है कि सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये ना कर पाए, है ना, तो राजा क्या करे? राजा का कार्य है शासन संचालित करना। अगर राजा शासन को संचालन न करके उत्पादन के कार्यों में इंटरफेयर करे तो इसका मतलब है कि राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कर्तव्य जिसको निर्धारित किए गए हैं, जो ड्यूटी जिसको मिली है, अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से करेगा, प्लेटो कहता है तभी समाज में न्याय की स्थापना हो पाएगी। अगर एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे तो समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब देखिए, प्लेटो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है। ठीक है, यानी प्लेटो कहता है कि न्याय की स्थापना कहाँ होती है? मनुष्य के अंतरात्मा से न्याय की उत्पत्ति होती है। और आत्मा के जो तीन तत्व, ठीक है, और मानव आत्मा के तीन तत्वों से निर्मित राज्य के तीन वर्गों की एकता व सामंजस्य पर यह बल देता है। ठीक है, अब तीन राज्य के तीन तत्व मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहां पे समझिए तीन वर्ग कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक दार्शनिक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, एक उत्पादक वर्ग होगा। प्लेटो के अनुसार तीन वर्ग होंगे। ठीक है, तीनों अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और कोई भी, है ना, कोई भी एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा, तभी प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या होगा? वास्तविक रूप में न्याय की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अब ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चौथा नंबर, प्लेटो का न्याय सिद्धांत श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप सिद्धांत व कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, मैं ग्रुप में भी क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता है। ठीक है, जो इसकी विशेषता है कि श्रम विभाजन पर आधारित है। श्रम विभाजन का मतलब समाज में जितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? तीन वर्ग हैं। ठीक है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ठीक है, इन तीनों का क्या है? श्रम विभाजन किया गया है। दार्शनिक वर्ग का कार्य अलग है, सैनिक वर्ग का कार्य अलग है और उत्पादक वर्ग का कार्य क्या है? अलग है। तीनों का श्रम क्या है? अलग अलग है। जब ये तीनों अपने डिसाइड, जो इनको कार्य मिला गया है,
इन्हीं कार्य को करेंगे तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात प्लेटो कहता है ये अपना काम तो करेंगे, ठीक है, साथ में एक दूसरे के मामलों में, एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। हस्तक्षेप का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में क्या होगा, हस्तक्षेप का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी बात प्लेटो कहता है न्याय की स्थापना के लिए कार्य विशिष्टीकरण चाहिए हमें, है ना। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या है, प्लेटो कहता है, यहां पे समझने की कोशिश करें एक बार फिर से, ठीक है। देखो यहां पे प्लेटो कहता है कि देखो हर वर्ग को अपने कार्यों में क्या होगी, विशेषता हासिल होगी, ठीक है। जैसे जैसे यहां पे देखो समझने की कोशिश करो, दार्शनिक राजा को क्या होगा, दार्शनिक राजा को अपने कार्यों में अलग विशेषता होगी, ये क्या करेगा, शासन कला में निपुण होगा, शासन कला को संचालित करने में इसकी विशेषता है। सैनिक वर्ग की क्या विशेषता है, इसकी सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना इसकी विशेषता है। उत्पादक वर्ग की विशेषता क्या है, एक तो उत्पादन कार्य करना, ठीक है, उत्पादन के माध्यम से क्या करना, दार्शनिक और सैनिक वर्गों की सेवा करना, ठीक है, दार्शनिक और सैनिक वर्गों की सेवा करना किसका काम होगा, उत्पादक वर्ग का काम होगा, ठीक है। तो इन तीनों के जो विशेष क्वालिटी है इनकी, अगर इनका कार्य विशेषीकरण जो है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे और एक चीज समझें, उत्पादक वर्ग को क्या विशेषता हासिल है, किसमें, उत्पादन के कार्यों में, है ना। राजा को तो उत्पादन कार्य में विशेषता नहीं हासिल है। ये तो वही बात हो गई ना, अगर एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर को किसमें विशेषता हासिल है, स्पेशलाइजेशन है इलाज करने में, है ना। और एक एक ड्राइवर है, ड्राइवर को वाहन चलाने में विशेषता हासिल है। तो अगर ड्राइवर को जो इसकी स्किल है, जो विशेषता है, अगर ड्राइवर को इलाज करने के लिए भेज दिया जाए तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, पेशेंट तो बेचारा मर गया, है ना। तो इसीलिए प्लेटो कहता है जिस वर्ग की जो उसके अंतरात्मा, जो विशेषता उसकी है, ठीक है, प्लेटो कहता है जिस वर्ग को जो जिस कार्य में विशेषता हासिल है, वही वर्ग क्या करेगा, उसी कार्य को करेगा, और दूसरा कोई कार्य वह नहीं करेगा। जैसे सैनिक वर्ग को सुरक्षा में विशेषता हासिल है, तो वह उत्पादन कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर उत्पादन कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होगी, कमी आएगी। तो ठीक इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो प्लेटो का मानना है कि जिसको जिस कार्य में विशेषता हासिल है वो वही कार्य करेगा, भाई दूसरा कार्य नहीं करेगा, तभी न्याय की स्थापना होगी। अगर हमें पढ़ाने में विशेषता हासिल है और हम क्या कहते हैं, राजगीर का काम करें, हम मिस्त्री वाला काम करें, हम या बाइक मैकेनिक का काम करें, तो हमें उस काम में सफलता नहीं मिल सकती ना, क्योंकि हमें उसमें स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए अब इसी में देखिए नंबर छठा पॉइंट क्या है, व्यक्ति संबंधित कार्यों में पांचवा पॉइंट, ठीक है, सॉरी पांचवा पॉइंट है, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक नागरिक केवल उसी कार्य को ही करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुरूप है ना। प्लेटो कह रहा है कि हर नागरिक का मतलब, जैसे राजा अलग नागरिक है, सैनिक अलग नागरिक है, और जो उत्पादक वर्ग है वो अलग नागरिक है, ठीक है, तीनों नागरिक अलग अलग जो कैटेगरी के हैं, उनकी आत्मा का जो प्रधान गुण है, जो उनकी क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, काम करना है, ठीक है, तभी न्याय की स्थापना होगी। अगर उत्पादक जो है अपनी उसकी विशेषता जो है उसके आधार पर वो कार्य ना करके शासन चलाने, राजा के कार्य में इंटरफेयर करने लगे, तो इससे न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नागरिकों को उनकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में विभाजित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक नागरिक को केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्य को ही करना चाहिए। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर ये शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग बनाएगा कौन, ये है ना। मैं आपको ये भी चीज समझा देता हूं एक बार, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। देखिए एक शासक वर्ग हो गया या दार्शनिक राजा हो गया, दूसरा हो गया आपका सैनिक वर्ग, तीसरा आपका हो गया उत्पादक वर्ग, ठीक है। अब देखिए प्लेटो राज्य में न्याय की स्थापना के लिए इन वर्गों की व्यवस्था करता है, ठीक है।
प्लेटो कहता है कि ये वर्ग बनेंगे कैसे, पहले तो ये क्वेश्चन आता है, इन वर्गों का निर्धारण कैसे करता है प्लेटो? शिक्षा के माध्यम से करता है। वर्गों का निर्धारण प्लेटो किसके माध्यम से करता है? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए कैसे कहता है। प्लेटो कहता है जो शिक्षा के प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में जो फेल होगा वो क्या बन जाएगा? उत्पादक वर्ग में चला जाएगा वो। ठीक है, शिक्षा के जो दूसरे चरण में फेल होगा उसको कहाँ लगा दिया जाएगा? सेना के कार्यों में। और जो शिक्षा के सारे चरणों में पास होगा वो क्या बनेगा? अंत में जाके दार्शनिक, राजा या शासक वर्ग की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो प्लेटो ने बताया कि देखो जिसको नॉलेज नहीं है वो फेल हो गया पहले चरण में, तो उसको कहाँ पे लगा दिया प्लेटो ने? उत्पादक वर्ग में। फिर जो दूसरे चरण में फेल हुआ उसको सेना के कार्यों में लगा दिया। फिर तीसरे चरण में जो पास होगा, ये सारे चरणों में जो पास होगा उसको कहाँ रख दिया? शासक वर्ग में। देखिए जो सारे चरणों को पास कर रहा है उसका मतलब उसके पास क्या है? ज्ञान है। ठीक है, यानी कि सद्गुण है उसके पास। ज्ञान से ही सद्गुण आता है, सद्गुण से ही ज्ञान आता है, प्लेटो ऐसा बोलता है। और प्लेटो का उद्देश्य क्या था? एक ऐसे राजा का निर्माण करना जो क्या हो? सद्गुणी हो, है ना, जो ज्ञानवान हो। ऐसे में तो प्रथम चरण के लोगों को के पास ज्ञान नहीं है क्योंकि ये पहले चरण में फेल हो जाते हैं। दूसरे चरण के लोगों को भी ज्ञान नहीं है क्योंकि ये दूसरे चरण में फेल हो जाते हैं, इनको दर्शन का ज्ञान नहीं होगा। तो तीसरे चरण में जो व्यक्ति पास होगा वो क्या होगा? उसको दर्शन का ज्ञान होगा, सैन्य का ज्ञान होगा, उत्पादन के कार्यों का ज्ञान होगा। यानी अब क्या है, जो दार्शनिक वर्ग बनेगा वो क्या कर रहा है? उसके पास सारी चीजों का नॉलेज होगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्लेटो यह भी कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करना चाहिए तथा दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर इंटरफेयर हम दूसरे के कार्यों में करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था क्या होगी? भंग हो जाएगी और न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को विशेष गुण के अनुरूप ही एक कार्य करने का निर्देश देता है। ठीक है, यानी प्लेटो ने वर्गों के माध्यम से बता दिया कि जो उत्पादक वर्ग है ना, जो उत्पादक वर्ग है उसकी विशेषता क्या है? अलग है। और जो सैनिक वर्ग है उसकी विशेषता क्या है? अलग है। उत्पादक वर्ग की विशेषता अलग है, सैनिक वर्ग की विशेषता अलग है, और दार्शनिक वर्ग की विशेषता अलग है। यानी जिस वर्ग की जो विशेषता है उसी विशेषता के अनुसार क्या करेगा? वह कार्यों को करेगा। ध्यान रखना। ठीक है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आपके अंदर जो गुण है, उन्हीं गुणों के आधार पर आप कार्य करोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये गुणों का निर्धारण कैसे होगा? गुणों का निर्धारण, वर्गों का निर्धारण प्लेटो शिक्षा के माध्यम से करता है। ठीक है, शिक्षा ये होगी एक तरीके से परीक्षा समझ लीजिए। ठीक है, प्लेटो परीक्षा लेता है। जो कोई तो पहले चरण में जो फेल हो गया वो प्रीलिम्स में फेल हो गया, फिर जो मेंस में फेल होता है उसको सेना में रख देता है, जो इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस सब पास कर जाता है वो क्या हो जाता है? वो आईएएस ऑफिसर हो जाता है। ठीक है, एक दार्शनिक राजा हो जाता है। तो प्लेटो इस तरीके से कहता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को प्लेटो समझाने का प्रयास कर रहा है कि समाज में वर्गों का निर्धारण होगा, जिस वर्ग की जो गुण होंगे उन्हीं गुणों के आधार पर वह काम करेगा। चलिए अब देखते हैं प्लेटो का ये क्या था, व्यक्ति से संबंधित न्याय था ये प्लेटो का। अब हम देखेंगे प्लेटो का जो राज्य या समाज से संबंधित न्याय क्या है। पहला पॉइंट देखेंगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में किसको महत्व देता है? राज्य को महत्व देता है। पहला पॉइंट, कथन कारण में भी इस तरीके से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से प्लेटो के न्याय के बारे में कौन सा कथन सही है या कथन गलत है। तो उसमें से एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो कहता भी है कि राज्य क्या है? व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्याय का सिद्धांत कैसा है प्लेटो का? समष्टिवादी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लेटो की न्याय की व्यवस्था में व्यक्ति का नहीं अपितु उसके वर्ग का महत्व। ये बात भी ध्यान रखना। पहली बात तो व्यक्ति की तुलना में किसको महत्व दे रहा है? राज्य को महत्व दे रहा है। दूसरी बात प्लेटो कह रहा है कि प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति का महत्व नहीं होगा बल्कि वर्ग का महत्व होगा। यानी वर्ग कितने होंगे समाज में? 3 वर्ग होंगे। एक दार्शनिक राजा का वर्ग होगा, दूसरा सैनिक वर्ग होंगे, तीसरा उत्पादक वर्ग होगा। ठीक है, इन समाज के स्तर पर ये बता रहा है। ठीक है, और व्यक्तिगत स्तर पर उसने बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों के 3 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लेटो राज्य को क्या मानता है? सावयव मानता है। सावयव का मतलब एक शरीर की भांति मानता है।
और उसका न्याय सिद्धांत राज्य में सावयवी एकता प्राप्त करने का क्या है, एक साधन है। प्लेटो कहता है कि राज्य क्या है, एक शरीर की भांति है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, वैसे ही प्लेटो कहता है कि राज्य में तीन वर्ग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्गों के मिलन से ही क्या होगा, समाज का निर्माण होगा। और जब ये तीनों वर्ग आपस में अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे, तभी समाज में न्याय की स्थापना हो पाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दो आधार तत्वों पर बल देता है, शिक्षा व साम्यवाद, ठीक है। अब प्लेटो कहता है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, इसमें अगर प्लेटो कहता है कि न्याय की स्थापना हमें करना है, तो हमें दो चीजों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या क्या? एक तो शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा साम्यवाद, है ना। अब शिक्षा और साम्यवाद इसके आदर्श राज्य की विशेषता क्यों है, ये आप थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। शिक्षा और साम्यवाद, शिक्षा दूसरा साम्यवाद। प्लेटो कहता है शिक्षा के माध्यम से क्या होगा, शिक्षा के माध्यम से हम एक तो न्याय की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले शिक्षा के माध्यम से हम वर्गों का भी निर्धारण कर लेंगे, ठीक है। वर्गों का निर्धारण, कितने वर्ग हैं, तीन। कौन कौन से? दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, ठीक है। ये कैसे निर्धारित होगा? शिक्षा के माध्यम से, यानी शिक्षा के जिन जो प्रथम चरण में फेल होगा वो उत्पादक, दूसरे चरण में फेल होगा वो सैनिक, जो तीनों चरणों में पास होगा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से उसने एक वर्ग का निर्धारण किया और बताया कि इन तीनों वर्गों में क्या होते हैं, इनकी अलग अलग विशेषता होगी, इनके अलग अलग क्वालिटीज होंगी। इन्हीं क्वालिटी को ध्यान में रखकर, इन्हीं स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखकर ये कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी। फिर प्लेटो कहता है कि साम्यवाद का एक सिद्धांत लाता है, ठीक है। प्लेटो कहता है चलो दार्शनिक राजा तो बन गया मान लो शिक्षा के माध्यम से, है ना। अब देखिए प्लेटो कहता है कि एक व्यवस्था होगी साम्यवाद की व्यवस्था, और ये साम्यवाद की व्यवस्था किसके लिए होगी, संरक्षक वर्ग के लिए होगी, ठीक है, संरक्षक वर्ग के लिए होगी। साम्यवाद की व्यवस्था प्लेटो की किसके लिए है, संरक्षक वर्ग के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर संरक्षक वर्ग में कौन कौन से लोग आएंगे, तो प्लेटो ने संरक्षक वर्ग में दो दो कैटेगरी के लोगों को रखा है। एक दार्शनिक शासक को रखा है, दार्शनिक राजा को रखा है, ठीक है। दूसरा रखा है इसने सैनिकों को, ठीक है। इसने बोला कि साम्यवाद जो लागू होगा, साम्यवाद में इसने बोला एक संपत्ति का साम्यवाद होगा, वो सब बाद में पढ़ेंगे। दूसरा होगा पत्नियों का साम्यवाद, ठीक है। वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे जब प्लेटो का साम्यवाद पढ़ेंगे। प्लेटो कहता है कि साम्यवाद के माध्यम से हम न्याय की स्थापना कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था कर दो। फिर आगे क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा, एक तो दार्शनिक राजा क्या होगा, संरक्षक वर्ग संपत्ति के साम्यवाद में क्या होगा कि दार्शनिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी, साम्यवाद में ये बताया गया, और सैनिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। जब प्लेटो कहता है जब लोग, है ना, जब राजा और सैनिक वर्ग संपत्ति और कामिनी, कंचन और कामिनी, कंचन का मतलब स्वर्ण या मुद्रा, ये संपत्ति, कामिनी का मतलब स्त्री, है ना, जब संपत्ति और स्त्री से ये संरक्षक वर्ग दूर रहेंगे, तभी ये सही तरीके से क्या होंगे, कार्य कर पाएंगे। दूसरी बात, है ना, संपत्ति और कामिनी एक दोनों अगर संरक्षक वर्ग को मिल जाए तो क्या हो सकते हैं, ये भ्रष्ट हो सकते हैं, है ना। तो प्लेटो भ्रष्ट शासक को, भ्रष्ट वर्ग को, है ना, कभी भी दार्शनिक वर्ग में या संरक्षक वर्ग में रखने की बात नहीं करता है। तो ये बात आप अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग, देखिए अभिभावक यानी दार्शनिक और सैनिक वर्ग, दो वर्ग आएंगे अभिभावक में, ठीक है। अभिभावक वर्ग में सद्गुणों का विकास राज्य द्वारा नियंत्रित लंबी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करता है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि अभिभावकों में या दार्शनिक वर्ग में या सैनिक वर्ग में अगर हमें सद्गुणों का विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंबी शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगा, जो एक दो तीन, है ना, तीन चरणों में क्या होगी, चलेगी। तो ये बात ध्यान रखना। प्लेटो ने, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उठेगा कि प्लेटो ने जो
अभिभावक वर्ग हैं। अभिभावक वर्ग में मैंने बताया कि दो वर्ग आते हैं, सैनिक और दार्शनिक। इन दोनों वर्गों के लिए, इन दोनों वर्गों में सद्गुणों का विकास करने के लिए, नैतिकता का विकास करने के लिए, न्याय का प्रसार करने के लिए किस चीज का सहारा लेता है? तो नियंत्रित और लंबी शिक्षा व्यवस्था की पद्धति का सहारा लेता है वो। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 7। प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की बात भी करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। अब देखो, प्लेटो कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा जो सद्गुण हमारे मन में आते हैं, ठीक है, प्लेटो कह रहा है कि हमने दार्शनिक राजा का निर्माण कर दिया शिक्षा के द्वारा, लेकिन अब देखिए विपरीत वातावरण अगर आ जाएगा, विपरीत वातावरण का मतलब है अगर संरक्षक वर्ग को या सैनिक वर्ग के पास, है ना, संपत्ति आ गई, कंचन आ गया, कामिनी आ गई, स्त्रियां आ गई, तो ये विपरीत वातावरण में पड़ जाएंगे, है ना, ये गलत बुरे आदतों में फंस जाएंगे और क्या होगा, ये पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों की कल्पना प्लेटो नहीं करता है कि जो संरक्षक वर्ग में आते हैं। तो इनके लिए क्या किया कि ये पथभ्रष्ट ना बने, है ना, ये गलत वातावरण में ना जाने पाए, इसके लिए प्लेटो ने क्या किया है, साम्यवाद की व्यवस्था कर दी कि स्त्रियां और जो क्या कहते हैं संपत्ति, ये संरक्षक वर्ग के लिए नहीं होंगी। ठीक है, स्त्रियां और जो संपत्ति है ये संरक्षक वर्ग के लिए नहीं होगी, तो ये गलत वातावरण में नहीं जाएंगे। जब ये गलत वातावरण में नहीं जाएंगे तो इनका जो सद्गुण बना हुआ है शिक्षा के द्वारा, ये सद्गुण समाप्त नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए अभिभावक वर्ग को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? साम्यवाद आवश्यक है। ठीक है, साम्यवाद के माध्यम से ही क्या होगा, जो अभिभावक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग है ना, वो क्या होगा, वो कंचन और कामिनी से दूर रहेगा, यानी स्त्री और धन संपत्ति से दूर रहेगा। तो उसके जो सद्गुण के विचार हैं, जो शिक्षा के द्वारा सद्गुण लाया गया है उनके अंदर, वो बना रहेगा। चलिए 10वां नंबर पॉइंट, प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवस्था भी करता है। ठीक है, ये किस वर्ग पर कर रहा है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्य या समाज के स्तर पर वो न्याय की बात कर रहा है। प्लेटो कहता है कि राज्य और समाज के स्तर पर न्याय की व्यवस्था करना है तो हमें संपत्ति और परिवार, परिवार मतलब बच्चे, पत्नियां, है ना, इन सबको क्या करना पड़ेगा, अभिभावक वर्ग से दूर रखना पड़ेगा। यानी दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास न तो संपत्ति होगी न ही परिवार की व्यवस्था होगी। अगर परिवार और संपत्ति इनके पास आ जाएगी तो ये लालच में पड़ जाएंगे, ये तेरे मेरे की भावना में पड़ जाएंगे और ये गलत वातावरण में फंस जाएंगे। गलत वातावरण में फंसने के कारण जो इनको सद्गुण की प्राप्ति हुई है ज्ञान के माध्यम से, वह सद्गुण इनका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्लेटो कहता है कि सद्गुण को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, साम्यवाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था भी कर दी भाई। चलो अब अगला पॉइंट 11 नंबर देखते हैं। प्लेटो आधुनिक न्याय के विपरीत न्याय को क्या मानता है, नैतिक मानता है। नैतिक व मानव आत्मा के अनुरूप चित्रित करता है। आज का आधुनिक न्याय कैसा है, वैधानिक न्याय है, कानूनी न्याय है। ठीक है, लेकिन प्लेटो का न्याय कैसा है, नैतिक न्याय और मानव की अंतर आत्मा के रूप में न्याय को प्लेटो ने चित्रित किया है। एक यहां पे नोट करके मिलेगा आपको, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो का न्याय के सिद्धांत को किन किन नामों से जान सकते हैं? कार्य विशेषीकरण का नाम इसको दिया गया है, श्रम विभाजन का नाम दिया गया है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत इसको कहते हैं, न्याय का उचित केंद्र के सिद्धांत के नाम से भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कार्य विशेषीकरण आ जाता है और कभी कभी प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हस्तक्षेप के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को श्रम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है, जिसको जो श्रम मिला हुआ है, दार्शनिक वर्ग का श्रम क्या होगा, सैनिक वर्ग कौन सा श्रम करेगा और उत्पादक वर्ग कौन सा श्रम करेगा, तीनों का विभाजन कर दिया गया है कार्यों का। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्य विशेषीकरण का मतलब यह है कि दार्शनिक राजा को कुछ अलग कार्य करने में विशेषता हासिल है, सैनिकों को अलग कार्य करने की विशेषता हासिल है और उत्पादक वर्ग को अलग कार्य करने की विशेषता हासिल है। तो तीनों वर्ग अपनी कार्य विशेषीकरण, उनको जिस वर्ग में स्पेशलाइजेशन हासिल है उसी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी को बोला गया है हस्तक्षेप का सिद्धांत। तभी प्लेटो कहता है वास्तविक रूप में न्याय की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। वही चीज इंग्लिश मीडियम में है यहाँ पे,
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम, अब देखो एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि चीज़ों को अलग अलग एक ही स्लाइड में बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए 2 स्लाइड का यूज़ किया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कुछ इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर प्लेटो के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसी में प्लेटो के 3 वर्ग और 3 आत्माओं का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो ने समाज में बताया कि समाज के कितने वर्ग होते हैं, 3 वर्ग, ठीक है। कौन कौन से वर्ग, एक तो दार्शनिक राजा का वर्ग होगा, दूसरा कौन सा वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा, तीसरा कौन सा वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग होगा। ये तो कितने वर्ग हो गए, सब 3 वर्ग हो गए। अब तीनों वर्गों की अलग अलग विशेषता होगी, अलग अलग इनको स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग इनके सद्गुण होंगे, ठीक है। दार्शनिक राजा की क्या विशेषता होगी, इसको शासन चलाने की कुशलता, इस शासन चलाने की क्या होगी, इसके पास कुशलता होगी। सैनिक वर्ग की क्या विशेषता है, ये रक्षा करने में ये कुशल है, ठीक है। उत्पादक वर्ग की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि यह उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, खाद्य सामग्री। और उत्पादक वर्ग का एक कार्य और होगा कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा की सेवा करना, ठीक है। अब देखिए जितने भी वर्ग बनाए गए, ठीक है, प्लेटो ने बताया कि समाज में 3 वर्ग होंगे, ये 3 आत्माएं होंगी, इनके अंदर अलग अलग आत्माएं भी पाई जाएगी, ठीक है। शासक वर्ग के अंदर कौन सी आत्मा पाई जाएगी, शासक वर्ग में बुद्धि पाया जाएगा और विवेक पाया जाता है, ठीक है। सैनिक वर्ग में क्या पाया जाएगा, सैनिक वर्ग में साहस मिलता है, ठीक है। सैनिकों के पास क्या होगा, साहस होगा, तो सैनिकों के पास क्या पाया जाता है, साहस। उत्पादक वर्ग के पास क्या पाया जाता है, संयम, ठीक है। संयम या फिर कह लें क्षुधा या भूख या फिर क्षुधा, ठीक है। उत्पादक वर्ग के अंदर क्या होता है, संयम होता है, ये संयम से उत्पादन कार्य करते हैं। सैनिक वर्गों में साहस पाया जाता है। और शासक या दार्शनिक वर्ग के अंदर कौन से सद्गुण पाए जाएंगे, विवेक या बुद्धि का विकास पाया जाएगा, ठीक है। और इन तीनों के अलग अलग कार्य भी होंगे, है ना। शासक वर्ग का क्या कार्य होगा, शासन को चलाने का कार्य। सैनिक वर्ग का क्या कार्य होगा, रक्षा करने का कार्य, ठीक है। उत्पादक वर्ग का क्या कार्य होगा, उत्पादन करना। और उत्पादक वर्ग क्या करेगा, दार्शनिक राजा और सैनिक या सहायक वर्ग की सेवा भी करना इसका कार्य होगा, ठीक है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटो ने ये 3 वर्गों और 3 आत्माओं का सिद्धांत लिया है, तो कहां से लिया है भाई, है ना। तो इसने लिया है पाइथागोरस थियरी से, ठीक है। प्लेटो ने यह सिद्धांत कहां से लिया है, पाइथागोरस से लिया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव आत्मा में कितने सद्गुण मिलते हैं, राजा में कौन सद्गुण पाया जाएगा, विवेक पाया जाएगा। सैनिक में साहस का सद्गुण मिलता है। और उत्पादक वर्ग में संयम का सद्गुण मिलता है, ठीक है। ये 3 सद्गुण, 3 वर्ग, 3 आत्माओं के विचार हैं इसके, ठीक है। प्लेटो ने 3 वर्गों और 3 आत्माओं का सिद्धांत, प्लेटो के 3 वर्ग और 3 आत्माओं का सिद्धांत न्याय के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो 3 वर्गों, तीनों वर्गों की जो 3 आत्माएं होती हैं उनकी, है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। 3 वर्ग कौन कौन से, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक, है ना। तीनों वर्ग में 3 आत्माएं होंगी, 3 आत्माओं का मतलब 3 सद्गुण होंगे उनके अंदर, है ना। शासक वर्ग में कैसे सद्गुण पाया जाएगा, विवेक और बुद्धि का सद्गुण। फिर सैनिक या सहायक वर्ग में कौन सद्गुण पाया जाएगा, साहस और वीरता का सद्गुण, ठीक है। फिर उत्पादक वर्ग में उनकी कौन सी आत्मा पाई जाएगी, तो संयम, ठीक है। इस तरीके से प्लेटो ने बताया कि तीनों वर्ग जो तीनों आत्माओं का सिद्धांत है वह प्लेटो का न्याय सिद्धांत के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को, ये सब जो एक एक लाइन लिखी गई है ना, इसको बहुत, मतलब आप सोचते होंगे कि सर वीडियो 4 दिन में क्यों आती, 2 दिन में क्यों आती है, 3 दिन में आप क्यों अपलोड करते हो, है ना। वीडियो इतना लंबा अपलोड देर थोड़ा इस वजह से होता है क्योंकि मैं अकेले चीज़ों को कंटेंट ढूंढता हूँ, है ना। 10-15 बुक्स को रखता हूँ सामने, उन बुक्स से क्या अच्छी लाइन्स हैं, क्या अच्छे कंटेंट्स हैं, उनको उठाता हूँ, देन आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो इसमें जाहिर सी बात है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत बनाने में मुझे पूरा 1 दिन का समय लगा है, ठीक है। ये बात आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि 1 दिन का पूरा समय लगा है। और उम्मीद करता हूँ कि इतना न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ने के बाद आपके अंदर प्लेटो की न्याय सिद्धांत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आप सही तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, चौथा एक सद्गुण पाया जाता है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि 3 सद्गुण तो होते हैं, कौन कौन से, विवेक, साहस और संयम, ठीक है। लेकिन एक चौथा सद्गुण भी है, न्याय,
ठीक है। न्याय का काम क्या होता है, संयम, साहस और विवेक, इन तीनों सद्गुणों को क्या करना, जोड़ के रखना, है ना, इनको बाहर नहीं जाने देना, इनको जोड़ कर रखना होता है, ठीक है। देखिए एम.बी. फॉस्टर के अनुसार न्याय की इस जोड़ने की प्रवृत्ति को रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत या आर्किटेक्टियन थियरी भी कहा जाता है, ठीक है। न्याय कैसा सद्गुण है, अब यहाँ पे एक बार मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है, एक चौथा सद्गुण है जो क्या करता है, तीनों सद्गुणों को जोड़ता है, ठीक है। पहला, दूसरा सद्गुण और तीसरा, इन तीनों सद्गुणों को जोड़ने का काम कौन करता है, न्याय करता है, ठीक है। तो इसी जोड़ने की प्रक्रिया को एक विचारक हैं एम.बी. फॉस्टर, है ना, इसी न्याय को जोड़ने की, जो न्याय इन तीनों चीजों को जोड़ता है, इसी जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया इन्होंने, रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी बोल दिया। देखिए आपने कभी घर घर बनते हुए देखा होगा, तो सीमेंट का काम क्या होता है, जैसे सीमेंट ईंट को, सरिये को और गिट्टी को, है ना, रेत को, इन सब को क्या करता है, सीमेंट एक साथ जोड़ता है ना। तो उसी तरीके से सीमेंट को क्या बोल दिया इसने, न्याय, ठीक है। न्याय का तात्पर्य क्या हो गया फिर, सीमेंट, जैसे सीमेंट हर चीज को घर बनाने के लिए सीमेंट ही जोड़ता है, हर चीज को, ईंट को, सरिये को, हर चीज को जोड़ता है ना। तो वैसे ही न्याय क्या करता है, न्याय जो तीन सद्गुण है उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया गया है, रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्किटेक्टियन थियरी ऑफ जस्टिस, किसने दिया है ये सिद्धांत, एम.बी. फॉस्टर एक थिंकर हैं, इन्होंने बताया कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया, कि प्लेटो ने बताया जो कि न्याय जो होता है चौथा सद्गुण होता है, और यही चौथा सद्गुण क्या करता है, पूरे तीनों सद्गुणों को जोड़ कर रखता है, तीनों सद्गुणों को आपस में एक संयुक्त रूप में बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को उसने क्या बोला, रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत बोल दिया है, ठीक है। चलिए अब वही चीज इंग्लिश में मिलेगी आपको, कितने वर्च्यू क्या है इसके, क्लास अलग अलग है ना, तीन क्लासेस हैं, फिलोसफर किंग की है और सोल्जर्स की है और प्रोडक्टिव क्लास, ठीक है। फिर इनका क्या होता है, प्रोडक्टिव क्लास क्या करता है, कंट्रोल पर बना के रखता है, और सोल्जर्स के अंदर क्या पाया जाता है, कैरेज पाया जाता है, संयम पाया जाता है। फिर विजडम और इंटेलिजेंस किसके अंदर होता है, जो रूलर होगा या फिलोसफर किंग होगा, है ना। ये इसके क्या है, ये इनके इंट्यूशंस या इनकी अंतरात्मा की बातें होती है, ठीक है। फिर प्लेटो की थियरी ऑफ थ्री क्लासेस या थ्री सूल्स जो थियरी है, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, प्लेटो ने पाइथागोरस की थियरी से अडॉप्ट किया है ना। प्लेटो के अकॉर्डिंग द ह्यूमन सोल कंसिस्ट थ्री वर्च्यूज, प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो कहता है कि ह्यूमन सोल्स जो होती है, मानव की आत्मा जो होती है, इसमें तीन सद्गुण पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटो कहता है, प्लेटोस थियरी ऑफ थ्री सोल्स एंड थ्री क्लासेस एंड थ्री सोल्स इज क्लोजली कनेक्टेड विद द थियरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्लेटो का जो तीन वर्ग है, थ्री क्लासेस हैं, थ्री सोल्स हैं, तीन आत्माओं का सिद्धांत है, ये बहुत ही क्लोजली किससे कनेक्टेड है, थियरी ऑफ जस्टिस से, ठीक है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के साथ ये थियरी ऑफ जस्टिस के साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इज द फोर्थ वर्च्यू, जस्टिस क्या है, चौथा वर्च्यू है, जिसका काम क्या है, विच होल्ड्स थ्री वर्च्यूज, ठीक है, जो होल्ड करता है किसको, तीन वर्च्यूज को, कौन कौन से, प्रूडेंस, कैरेज एंड टेम्परेंस, इन तीनों वर्च्यूज को क्या करता है, जो हमारा फोर्थ वर्च्यू है जस्टिस, वो तीनों को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसी होल्ड करने की प्रक्रिया को, है ना, एम.बी. फॉस्टर एक थिंकर हैं जो बोलते हैं दिस कनेक्टिंग टेंडेंसी ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड आर्किटेक्टियन थ्योरी, ठीक है। आर्किटेक्टियन थ्योरी किसने दिया है, तो एम.बी. फॉस्टर ने दिया है, ठीक है। एम.बी. फॉस्टर याद रखना आप। अब देखिए प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में स्टडी करेंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है। तो अब आप जो इसकी विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, वही इसकी आलोचना का कारण भी बनेगा। देखो पहला आलोचना क्यों करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, क्योंकि इसमें कानूनी धारणा पर बल नहीं दिया गया है, ठीक है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। आज का समय क्या है, आज नैतिक कानून नहीं चलता, आज कानूनी वैधानिक कानून चलता है, ठीक है, वैधानिक न्याय की अवधारणा है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्य पर बल देता है और व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा करता है, इसीलिए हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं, ठीक है। प्लेटो कर्तव्य पर बल देता है, कर्तव्य किसके, तीनों वर्ग के, जो तीनों वर्ग के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, हर वर्ग अपना कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है। प्लेटो के न्याय का कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या है, विरुद्ध है, ठीक है। ये देखो प्लेटो कहता है कि हर व्यक्ति को जो जिस कार्य में विशेषता होगी, है ना, जिस वर्ग को
जिस कार्य में विशेषता होगी वही कार्य करेगा। अगर मान लीजिए सैनिक वर्ग है, एक मान लीजिए उत्पादक वर्ग है, ठीक है, एक उत्पादक वर्ग है, तो उसके अंदर मान लो उत्पादन करने की विशेषता तो है, लेकिन उसके अंदर एक विशेषता और जागृत हो गई, उसने एक अनुभव और सीख लिया कि रक्षा कैसे की जाती है, सुरक्षा कैसे की जाती है। तो अब लेकिन उसके पास क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, वो दूसरे वर्ग में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता पर उसके रोक लगा देता है प्लेटो का। देखिए स्वतंत्रता पर रोक लगाने के कारण ही प्लेटो को जो है कार्ल पॉपर ने क्या बोला कि प्लेटो क्या है, मुक्त समाज का शत्रु है, ठीक है। प्लेटो, मार्क्स और हीगल को कार्ल पॉपर बोलता है कि ये तीनों क्या है, मुक्त समाज के शत्रु है, ये स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, ठीक है। ये कहते हैं कि राज्य का आज्ञा पालन करो, जो अधिकार आपको, अधिकारों पर बल नहीं देता, बल्कि कहता है कि जो वर्ग बनाए गए हैं वो वर्ग अपना कार्य करेंगे, है ना। अब देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है, ये लोकतंत्र का विरोध करता है, अभिजात तंत्र का समर्थन करता है, ठीक है। प्रजातंत्र का विरोध इसलिए करता है क्योंकि प्लेटो के जो गुरु सुकरात थे उनको फांसी दी गई, इसीलिए प्रजातंत्र में दी गई थी, तो इसीलिए प्लेटो का जो मन था वो प्रजातंत्र से टूट चुका था, है ना। प्लेटो कहता है प्रजातंत्र मूर्खों का, ज्ञानियों का, इन सब का शासन होता है, तो उसने इसीलिए एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो क्या होगा, जो दार्शनिक राज्य बनेगा, जो आदर्श राज्य बनेगा, जिसमें दार्शनिक राजा या फिलोसफर किंग उसका शासक होगा। प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्तियां सौंप देता है ना, और इस प्रकार वह एक निरंकुश राज्य का भी मार्ग प्रशस्त कर देता है ना। इसी प्लेटो की दार्शनिक राजा के विचार से ही फांसीवाद की उत्पत्ति होती है ना। फांसीवादी भी प्लेटो से प्रेरणा लेते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विद द मॉडर्न लीगल कॉन्सेप्ट, हेंस इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। प्लेटोस थियरी एम्फेसाइज ऑन द ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंप्लीटली इग्नोर्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है इस पे ड्यूटी को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, अपने कर्तव्य पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, ड्यूटी पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, और कंप्लीटली इग्नोर किया गया है किसको, इंडिविजुअल्स के राइट्स को, व्यक्ति के अधिकारों को, ठीक है। द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन थियरी ऑफ प्लेटो, जस्टिस इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना। प्लेटो ने जो बोला कि हर व्यक्ति को जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है ना, वही कार्य करेगा। तो ऐसे में हो सकता है ये आज के टाइम पे आप एक व्यक्ति को देखो, वो इंजीनियर भी हो सकता है ना, वो डॉक्टर भी हो सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, उसके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हो सकता है। तो आज के टाइम में ये प्लेटो का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं हो सकता। प्लेटोस जस्टिस थियरी इज एंटी डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र का विरोधी है, ठीक है, एंड सपोर्टर ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करता है। प्लेटो गिव्स अनलिमिटेड पावर्स टू द फिलोसफर किंग क्लास टू एस्टैब्लिश जस्टिस, दस पेविंग द वे ऑफ द ऑटोक्रेसी, ठीक है। इस प्रकार से जो अनलिमिटेड पावर देता है प्लेटो फिलोसफर किंग्स को, फिलोसफर किंग क्या हो सकता है, इससे निरंकुश हो सकता है ना, इससे डिक्टेटरशिप बन सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में क्या कर रहा है, एक निरंकुश राजा का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना सारा चीज आपने प्लेटो के न्याय के बारे में पढ़ लिया, तो प्लेटो के न्याय के बारे में कुछ जो लास्ट में आप जैसे आप पूरा चीज पढ़ के आए ना, तो आपको ये होता है कि सर हमने बहुत सारा पढ़ लिया, अब हमें कुछ ऐसा चीज दे दो कि शॉर्ट में जिसको हम रिवीजन कर लें, तो इससे हमारा काम बन जाए। हमारा एग्जाम जो है इन्हीं 6-7 लाइनों में बनता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम एक्स फैक्टर थोड़ा सा मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं जो हम ऊपर पढ़ाते हैं सारी चीजों को, वो एक समराइज वे में एक छोटे से फॉर्म में आपके लिए रिप्रेजेंट करें, आपके लिए प्रेजेंट करें, जिससे कि आपको एक रिवीजन में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वही चीजें ऊपर की होंगी, बट आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है एग्जाम के टाइम से, ठीक है। एग्जाम के जब आप टाइम में जाएंगे तो आपको वहां पे थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, ठीक। अब देखिए प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, एक आंतरिक तत्व है, ठीक है। जस्टिस इज ए इंटरनल एलिमेंट, प्लेटो कहता है, ठीक है। अब दूसरी बात प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं मानव आत्मा से संबंधित न्याय है, ठीक है। प्लेटो का न्याय कैसा है, मानव की आत्मा से संबंधित है, ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कैसा है, कार्य विशेषीकरण, श्रम विभाजन, कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप का सिद्धांत और न्याय का उचित केंद्र के सिद्धांत पर आधारित है। इतने सिद्धांत उसके न्याय के सिद्धांत में पाए जाते हैं। एक एक करके हमने सारी चीजों को समझ लिया है, ठीक है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सावयव एकता का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। प्लेटो कहता है कि जैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है,
अलग अलग अंगों के माध्यम से हमारा शरीर एक बनता है, वैसे ही अलग अलग वर्ग जो समाज में है ना, वो सब मिल करके एक क्या करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं, तभी न्याय की स्थापना होती है। अब देखिए दार्शनिक, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दार्शनिक शासक का क्या है, विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, अब ये दार्शनिक शासक कैसे बनेगा, शिक्षा के माध्यम से बनेगा। देखिए शिक्षा व साम्यवाद पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत में विशेष बल दिया गया है। ठीक है, प्लेटो कहता है कि हमें न्याय की स्थापना करना है तो हमें शिक्षा और साम्यवाद का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम साम्यवाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो अभिभावक वर्ग है, ध्यान देना किसकी बात कर रहा हूं, अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में दो आते हैं, दार्शनिक और शासक। जो अभिभावक वर्ग हैं वो विपरीत परिस्थितियों में या गलत वातावरण में फंस करके क्या हो सकते हैं, गलत रास्ते पे या पथ भ्रष्ट रास्ते पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से राज्य का विनाश होगा और राज्य में जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी और न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लेटो का न्याय जो है क्या है, बाह्य जगत की वस्तु नहीं होकर क्या है, आंतरिक स्थिति है। ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे दूसरी बात देखो, ये ऊपर की चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर आप ध्यान से देखें। प्लेट मानव की आत्मा से संबंधित है प्लेटो का न्याय, देखिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, बाह्य वस्तु न होकर के क्या है, मानव की अंतर वस्तु है, आंतरिक स्थिति। ठीक है, प्लेटो का न्याय जो है, न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत से युक्त है। ये हस्तक्षेप वाली बात, यहाँ वाली बात डायरेक्ट उठा के लिख दी गई है। ठीक है, अब देखिए प्लेटो का जो न्याय है, प्लेटो का सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। ठीक है, प्लेटो कहता है कि हम न्याय के माध्यम से सामाजिक एकता को बनाए रख सकते हैं। न्याय कैसा होगा, न्याय का तात्पर्य प्लेटो का है कि हर वर्ग अपना अलग अलग कार्य करेगा। दार्शनिक वर्ग अलग कार्य करेगा, शासक वर्ग का कार्य जो होगा वो करेगा, और उत्पादक वर्ग का जो कार्य होगा वो करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे समाज में अलग अलग कार्य तो होते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगी, सामाजिक एकता बनी रहेगी, समाज में विखंडन नहीं होगा। समाज में विखंडन कब होगा, जब हस्तक्षेप होगा। ठीक है, हस्तक्षेप कैसा, एक दूसरे के कार्यों में, जैसे कि सैनिक वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग के कार्यों में इंटरफेयर करने लगे, और उत्पादक वर्ग जो है दार्शनिक राजा के कार्यों में इंटरफेयर करने लगे, दार्शनिक राजा जो है सैनिक के कार्यों में। फिर इस तरीके से क्या होगा, चक्र जो बना हुआ है वो टूट जाएगा, और जो सामाजिक एकता का विचार है, ठीक है, वो भी क्या होगा, खंडित हो जाएगा, जिससे कि न्याय की स्थापना पॉसिबल नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस एक्स फैक्टर, जस्टिस इज एन क्या है, इंटरनल एलिमेंट है, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन सोल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सेंटर ऑफ जस्टिस। प्लेटो के न्याय सिद्धांत कई बेस पर आधारित होगा, ये आपने सीख लिया। स्पेशलाइजेशन पर, वर्क का स्पेशलाइजेशन आपको है तो उसमें, डिवीजन ऑफ लेबर, आपके श्रम विभाजन के अकॉर्डिंग आपकी क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से करेंगे तो अपने आप जस्टिस की स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। ड्यूटी क्या होगी, हर वर्ग की अलग अलग ड्यूटियां बनाई गई हैं। उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर अलग करेगा, जो आर्मी के लोग हैं वो अलग करेंगे, जो फिलोसफर किंग है वो उसकी ड्यूटी अलग होगी, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी, स्पेशल प्लेस ऑफ द फिलोसफर रूलर। ठीक है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दार्शनिक राजा को क्या मिला हुआ है, एक स्पेशल प्लेस मिला हुआ है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। ठीक है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में शिक्षा पर बल दिया गया है और साम्यवाद पर बल दिया गया है। क्यों दिया गया है, ये आप चीजें ऊपर पढ़ चुके हैं। प्लेटोज जस्टिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरनल वर्ल्ड बट एन इंटरनल कंडीशन। ठीक है, प्लेटो का न्याय क्या है, एक इंटरनल कंडीशन है, नॉट ए इंटरनल वर्ल्ड है। ठीक है, इंटरनल वर्ल्ड नहीं है, इंटरनल कंडीशन है। जस्टिस इज ए कंबाइंड विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, जस्टिस किससे जुड़ा हुआ है, हस्तक्षेप के सिद्धांत से या नॉन इंटरफेरेंस के थ्योरी से ये कंबाइंड है या इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, प्लेटोज जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूनिटी। ठीक है, प्लेटो का जो सोशल जस्टिस का सिद्धांत है या जो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो किससे है, ये सोसाइटी की या सोशल यूनिटी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेटो के न्याय सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, बाकी चीजों की स्टडी हम करेंगे। अब क्या क्या बच जाता है एक बार हम देख लेते हैं फिर से। ठीक है, और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं एक बार हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं।
गुफा का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, प्लेटो के आकार या प्रत्यय का विचार पढ़ लिया है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत या आंगिक या रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी लगभग हो ही गया है। ठीक है, अब हमारे पास प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बचता है, प्लेटो का आदर्श राज्य, 3 वर्ग या 3 आत्माओं का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब प्लेटो का 2-3 चीज बच गया है, जैसे साम्यवाद शिक्षा का सिद्धांत और इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम एक चीज और करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कथनों को हम ऐड कर देंगे, कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को ऐड कर देंगे, फिर इसमें और एक चीज ऐड करेंगे कि प्लेटो के कौन से ऐसे विचारक हैं जो प्लेटो का समर्थन करते हैं, कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो प्लेटो का विरोध करते हैं। ठीक है, इतनी चीजों को हम ऐड करके ये हमारा प्लेटो कंप्लीटली, है ना, इतना डिटेल में कहीं आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने 10 बुकों उठाई होगी, 10 बुक से मैं मुझे किसी में भी कंप्लीट सारी चीजें नहीं मिली, है ना, किसी में कोई छूटा हुआ है, किसी में कुछ छूटा हुआ है, तो आप एक बुक से कभी भी उम्मीद मत करना। ठीक है, नेट क्लियर करना है तो आपको 4 से 5 बुक पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको यूपीएससी करना है तो एक बुक को आपको 5 से 10 बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अंतर नेट और यूपीएससी में होता है, फिलहाल वो बात की बात है। लेकिन आपके लिए एक क्या है, एक पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कंप्लीट 10 बुकों का एक कंबाइंड होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।